इससे कोई खुशी की बात नहीं हो सकती कि जब मेरा देश, मेरे देश की आन बान शान मान मर्यादा प्रतिष्ठा जो बढ़ी, वो 1983 में जब हम विश्व कप जीते खेल की दुनिया में, तो वो लम्हा जो है ना, वो भी आज मेरे आंखों के सामने है। तिरंगा लहराता हुआ, सच में अभी भी मन कर रहा है कि वापस जाके फिर उतर जाए। एक टीम में कपिल देव था जो हरदम यही सोचता था कि नहीं, हम तो विश्व कप जीत सकते हैं। एक छोटी सी शैंपेन की बोतल लेके चलता था, हम लोग उसको चिढ़ाते थे, क्या यार इसको लेके घूम रहा है, दे भैया। और उस विश्व कप टीम में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब थे और सबको अपना हिस्सा मांगने लगे, तो उस वर्ल्ड कप को 4 हिस्से में काटना पड़ेगा। जहां देश आगे आता है ना, वहां कुछ नहीं। अगर मैं गलत हूं तो भारतीय जनता पार्टी का जहां झंडा लगता है ना, वहां मुझे फांसी चढ़ा दीजिएगा। मेरी पत्नी को फोन करके धमका दिया, जेटली जी के ऑफिस ने, मेरी पत्नी घबरा गई, मेरा बेटा सिंगापुर में था, काम करता है। अगेन यही मैं आपको कह रहा हूँ, वो होगा आपका बाप, मैं 60 साल का नहीं हूँ भाई। लोगों ने लंगोट पहनी हुई है भगवा की, बाबा रामदेव को देखिए आप, कहाँ पहनी है लंगोट, क्या वो उचित है? और बाकी तो सभी जानते हैं कि मोदी जी को कपड़ा पहनने का शौक है। तो मेरे लिए ये हैं फैशन के पुजारी। अगर आज मुझसे कोई पूछे ना, भगवान पूछे कि तुमको क्या चाहिए, तो कहूँगा बाप की मार और माँ का प्यार। पिताजी से बहुत मार खाया हमने। नमस्कार। क्रिकेट और राजनीति में काफ़ी समानताएं हैं, रिश्ते भी इनके काफ़ी पुराने हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 25 वनडे क्रिकेट मैच खेले हैं और उसमें से एक मैच ऐसा भी था जिसे जीतकर उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया। जी हाँ, 1983 में वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के हिस्सा रहे शेर बिहार के नाम से मशहूर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र कीर्ति आज़ाद जी। सर, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। सर, आपने 25 वनडे मैच खेले हैं, उसमें से एक मैच ऐसा भी है जिसे जीतकर आपने वर्ल्ड कप जीत लिया। कितना सौभाग्यशाली मानते हैं आप खुद को कि उस 25 मैच में से एक मैच वो मिला जिसे जीतने के बाद, मतलब देखिए 83 का विश्व कप जो हम जीते हैं, उसमें हमें किसी ने कहा ही नहीं था कि हम जीत सकते हैं। हाँ। हमको सबसे नीचे जो बुकी होते हैं आजकल, हाँ। वो उस समय लॉर्ड ब्रोक्स था वहाँ पे और कैरल्स था, क्या इस तरीके की मैच फिक्सिंग नहीं हुआ करती थी। हाँ। तो उन्होंने कहा था कि जिम्बाब्वे लास्ट में, उससे एक ऊपर इंडियन टीम है, 8 टीमों में से हम 7वें पायदान पे थे। सोचा भी नहीं था, हमारी टीम में 2 विश्व स्तरीय खिलाड़ी थे। कपिल देव नौजवान थे, कप्तान थे, और सुनील गावस्कर की तो बात ही क्या कहने। तो हम लोग को विश्वास ही नहीं था। मैं इंग्लैंड में ही काउंटी क्रिकेट खेल रहा था, लैंकाशायर में। तो हमको खबर मिली कि आपका टीम भारतीय टीम में नाम आ गया है। तो हंसी मजाक में ऐसे ही बैठे, बोला चलो 1.5 महीने के लिए फ्री। उस समय आप कहाँ थे, खबर मिली आपको? हम लैंकाशायर में ही थे। अच्छा। हाँ, उस समय काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे। हम थे, मोहिंदर अमरनाथ थे, सुनील वॉल्सन थे और रवि शास्त्री थे शायद। सब साथ में बैठे हुए थे? नहीं, सबको अपना अलग अलग काउंटीज पे खेलते थे ना। अच्छा। तो एक एक करके सबको फोन आया। तो जब मुझे आया तो हमने ये कहा कि चलो 1.5 महीने का फ्री पेड हॉलीडे मिल गया। क्योंकि किसी ने हमें चांस ही नहीं दिया था। एक टीम में कपिल देव था जो हरदम यही सोचता था कि नहीं, हम तो विश्व कप जीत सकते हैं। एक छोटी सी शैंपेन की बोतल लेके चलता था, हम लोग उसको चिढ़ाते थे, क्या यार इसको लेके घूम रहा है, दे भैया। 15 पाउंड रोज का मिलता था, उसी में कपड़ा धुलाओ, उसी में खाना खाओ, उसी में ट्रांसपोर्ट लो, उसी में सब कुछ करो। तो पैसे भी नहीं मिलते थे। तो खैर हम लोग प्रतिष्ठा के लिए खेलते थे, पैसे के लिए जमाने में नहीं खेलते थे। पहले ही मैच में वेस्ट इंडीज को हरा दिया। ऐसी जबरदस्त वेस्ट इंडीज टीम, विश्व की आज तक की सबसे बढ़िया वनडे टीम कोई बनी होगी तो वही होगी। अगर आप पूछे किसी से तो लोग कहेंगे। और सेमीफाइनल में फिर मुझे अवसर मिला तो हमने बोथम को आउट किया। 12 ओवर में 27 रन दिए, 1 विकेट लिया। 12 ओवर में 28 रन जिमी ने दिए, 2 विकेट लिया, 1 रन आउट हो गया मेरी बॉलिंग पे। 4 विकेट हम लोगों ने लिए, 55 रन टोटल मिला के दिए। पूरी रीड जो थी ना, हमने इंग्लैंड की तोड़ दी। तो वो व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए एक बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस था। उसके बाद में डे नाइट गेम, फर्स्ट डे नाइट गेम पाकिस्तान से हुआ था, हार गए थे, लेकिन वो मैच जीते थे। तो ये 2 अगर देखा जाए तो मेरे लिए व्यक्तिगत जहां पे प्रदर्शन की बात है, बहुत अच्छा था। लेकिन अगर खुशी की बात करें तो फाइनल, तो इससे कोई खुशी की बात नहीं हो सकती कि जब मेरा देश, मेरे देश की आन बान शान मान मर्यादा प्रतिष्ठा जो बढ़ी, वो 1983 में जब हम विश्व कप जीते खेल की दुनिया में। और मेरे रोंगटे अभी भी खड़े होते हैं, सिरहन दौड़ती है शरीर में जब इसके बारे में सोचता हूँ। उससे बढ़िया जीवन में और कोई खुशी का पल नहीं हो सकता। उस वक्त सर क्या किया आपने? रोए कि हंसे कि समझ ही नहीं आया कि रोना है कि हंसना है? पहले तो हम लोगों ने एक दूसरे को चुट्टी काटा। क्या सही है, क्या ये सही है।
मोहिंदर ने वो बॉल डाली पैड पे, अभी तक याद है। हाँ। पैड पे लगी, अपील करके भागे। हाँ। मैं दूर लॉग ऑफ पे खड़ा था, पेविलियन दूसरी तरफ थी। हाँ। और वो फोटो दिखाऊंगा मैं। हाँ। तो उसमें हम लोग जैसे ही आउट हुआ तो क्राउड सारा भाग गया, हम बीच में फंस गए। बीच में फंस गए, अंदर पहुंचते पहुंचते तक मैं तो बहुत कुछ फट चुका था, शरीर का कपड़ा वपड़ा सब जा चुका था। तो वो लम्हा जो है ना, वो भी आज मेरे आंखों के सामने है। वो लम्हा जो कपिल उस विश्व कप को उठा रहा है, उसके चेहरे पे वो हंसी, वो मुस्कान, सामने लॉर्ड्स के मैदान में 5-10 हजार लोग भारतीय मूल के, तिरंगा लहराता हुआ। ऑफ सच में अभी भी मन कर रहा है कि वापस, अभी भी मन कर रहा है वापस जाके फिर उतर जाए। उतरते तो आप अभी भी हैं? हाँ, उतर जाते हैं। हाँ, खेल लेते हैं। सुनते हैं कि जो 22, 25, 30 साल के युवाओं के बीच आप खेलते हैं और आपको आउट नहीं कर पाते हैं। वैसा आउट वाली बात नहीं है, वो वाला चौका छक्का नहीं मार पाते हैं, लेकिन रन बॉल बना लेते हैं। एक्सपीरियंस के साथ इधर से निकाल दिया, इधर से निकाल दिया, हल्का सिर के ऊपर से मार दिया। मतलब ये बता देते हैं कि 60 साल का हूँ लेकिन बुढ़ा होगा तेरा बाप। अगेन यही मैं आपको कह रहा हूँ, वो होगा आपका बाप। मैं 60 साल का नहीं हूँ भाई। हमारे बिहार में युवाओं के बीच एक कल्चर है कि घर में कोई विधायक हो, मंत्री हो, तो पूरा मोहल्ला कहता है कि चचा विधायक है हमारे। और आप तो सर विधायक दल के नेता, मुख्यमंत्री के पुत्र थे और उस समय तक आपने विश्व कप भी जीत लिया था। तो कैसी धाक रहती थी आपकी लोगों के बीच में, कैसा प्रभाव रहता था? मेरे पिताजी बड़े ही सख्त स्वभाव के थे और अनुशासन में बहुत विश्वास करते थे। इसलिए आज तक कभी भी उन्होंने हमें, जब वह केंद्र में थे, जब वो सरकार में थे, कभी भी दुरुपयोग नहीं करने दिया। और हम सभी तब तक खड़े रहते थे जब तक वो हम लोग को बैठने नहीं कहते थे। शराब सिगरेट की बात तो छोड़िए, चाय भी नहीं पीते थे। और सुबह 4:30 बजे उठ जाना, योग करना, अखबार पढ़ना, स्नान करना, जल नीति करना। गांव से सरसों का तेल आता था, कान में वो सरसों का तेल डालना, नाक में डालना। और हम लोग सभी कहते थे करो, लेकिन हम लोग को बड़ा छोटे थे, महक वहक सा आता था। हम तो 3 साल के जब मेरा उम्र था तो हम दिल्ली आ गए थे और फिर मेरी सारी पढ़ाई लिखाई यहीं हुई। पिताजी ने कभी भी तीनों भाइयों में से किसी को भी राजनीति में दखल देना, जैसे आजकल होता है कि अपने बच्चों को लोग बढ़ाते हैं कि आइए, और राजनीति में आया, बाप गया तो बेटा आया, बेटा गया तो पोता आया। तो वो स्थिति उन्होंने हमारी नहीं कभी। तो मतलब जैसे सर आपका जीवन काफ़ी सरल था, उस समय की लाइफ स्टाइल काफ़ी सरल थी, लेकिन जो लोग होते होंगे वो देखते अरे मुख्यमंत्री साहब के बेटे आ रहे हैं, तो कई बार आप भी हिचक जाते होंगे, कह रहे नहीं। लेकिन क्योंकि हम दिल्ली में रहे इसलिए ऐसी परिस्थिति नहीं बनती थी। और छुट्टियों में ज़रूर जाते थे। हमको याद है जब हम छोटे थे तो छुट्टी, मेरे नाना जज थे, जमाल रोड पे उनका घर था पटना में। तो वहाँ पिताजी 2.5 महीने की छुट्टी होती थी। तो आजकल तो लोग विदेश जाते हैं, कहाँ कहाँ घूमते हैं देश भर में, लेकिन तब पहले नाना के घर जाया जाता था। नाना के घर जाते थे, 2.5 महीने की छुट्टी होती थी गर्मियों की। तो पिताजी आते थे, घर से हमको उठाते थे, 10 दिन के लिए गांव ले जाते थे। वहीं लोटा लेके मैदान फिरने के लिए जाओ, सो बुझ गए आप क्या उसका मतलब हुआ। और वहीं इनार मतलब कुएं पर आप नहाइए, वहीं नीचे बैठ के पलथी मार के पत्तल पर खाइए, दातुन से मुंह धोते होंगे, दातुन से मुंह धोइए। तो ये सब शुरू से 1976 तक, जब तक मेरा नाम भारतीय क्रिकेट टीम में नहीं आ गया, स्कूल की टीम में आ गया। और उसके बाद मैंने अंडर 19 भी खेल लिया। टोनी ग्रेग की टीम आई थी तब बाहर से, दिलीप वेंगसरकर हमारे कैप्टन थे। तब तक यह 7 से 10 दिन हर साल ट्रेनिंग मिलती थी। और उसी ट्रेनिंग का यह नतीजा है कि जब हम राजनीति में आए और खास करके दरभंगा गए, उससे पहले तो दिल्ली में विधायक थे ही, नीचे बैठने की प्रथा नहीं थी। तो नीचे बैठ के खाना, बड़े सहज तरीके से लोगों के साथ मिल जाना। तो धन्यवाद करता हूं अपने स्वर्गीय पिताजी का, जो उन्होंने यह मूल्य मुझे दिए और ये सब सिखाया। अच्छा सर, क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट और राजनीति में ऐसा कहते हैं। लेकिन सर क्रिकेट के एक आध मैच ऐसे भी होते हैं जो एक तरफा होते हैं कि ये टीम जीत रही है तो जीत रही है। आजकल राजनीति में भी हो रहा है। अब देखिए एक टीम जो है ना ऐसे ही जीत जा रही है, तो क्या विपक्ष के कुछ जो नेता हैं वो ये मान लिए कि मैच हार गए हैं, अब चलो छोड़ो, एक गेंद पे 13 रन बनाने हैं तो हार जाते हैं? नहीं, आपका एबीपी लाइव जो है वो तो सच्चाई दिखाता है। ये इसके लिए मैं ये नहीं कि आपके मुंह पे बोल रहा हूँ, ये तो मैंने देखा है। आप सच्चाई दिखाते हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, जो सच है वो सामने है।
क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन समस्या ये रहती है कि आजकल जिस मीडिया को चौथे स्तंभ की तरह देखा जाता है देश में, वह मीडिया विपक्ष से ही प्रश्न पूछती है। जो सरकार चला रहा है, जिसका दायित्व है, जिसको लोगों ने जिता करके बैठाया है सरकार में, जिसका दायित्व है कि वह लोगों की समस्याओं को देखे, उसको ना उजागर करके उल्टा विपक्ष से ही प्रश्न पूछती है। क्यों? जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो सिलेंडर, सारे सिनेमा के जितने अपने बैठे लोग हैं, पेट्रोल, डीजल, महंगाई डाइन मार गई, सब चलता था। तो इसके बारे में सर ज्यादा अनुभव आपको होगा, आप सांसद भी रहे थे। हमें बिल्कुल, मैं उसमें भाजपा में था। आप मुझे बताइए, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके जा रही है, राजनाथ सिंह जी भी बैठे हुए हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं भारतीय जनता पार्टी का जो नहीं बैठा रहता था। 400 रुपए का सिलेंडर था, 60 रुपए का पेट्रोल था, 55 रुपए का डीजल था, उसके ऊपर तो खूब धमा चौकड़ी हुई। कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर हमने पूरा विंटर सेशन नहीं चलने दिया। 2G पर हमने पूरा मॉनसून सेशन नहीं चलने दिया, नहीं चलने दिया। सरकार को विवश किया कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर, वह चर्चा करे। सरकार ने चर्चा की, लेकिन आज तवांग की परिस्थिति आप देख लीजिए, उस पर चर्चा नहीं हो रही। 1962 में जब चीन ने हमारे पर हमला किया, हमारी स्थिति बड़ी खराब थी। उस समय पहली बार जीत करके सांसद बन करके आए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, दूसरी बार 62 में। उन्होंने नेहरू जी से चर्चा के लिए चिट्ठी लिखी। 2 दिन के अंदर 2 दिन का चीन के ऊपर चर्चा आयोजित की गई संसद में, और खूब खरी खोटी सुनाई गई नेहरू जी को। नेहरू जी ने सुना और उसका जवाब दिया। यह होता है जब विदेश नीति की बात आती है। तो ऐसी परिस्थिति में आजकल तो यही देखा जाता है, कुछ नहीं है। ऊपर गोदी मीडिया पूछ रही है, गोदी मीडिया करी थी, उन्होंने बोल तो दिया है, आपको क्या चाहिए। तो वैसे तो प्रश्नकाल भी होता है, वो प्रश्न पूछते हैं, वो लेखक के जवाब छोड़ दें, उसका जवाब क्यों देते हैं? नहीं देना चाहिए ना। तो यदि प्रश्न काल में आप प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, तो फिर जब यह देश से जुड़ा हुआ अंतर्राष्ट्रीय मामला है, तो विपक्ष के साथ बैठकर चर्चा क्यों नहीं कर सकते? हो सकता है अच्छे सुझाव आ जाए, कुछ सुनना पड़े। वो सरकार क्या जो विपक्ष को गंभीरता से न ले, और वो मीडिया क्या जो उस गंभीरता को उठा करके सरकार को विवश न करे कि उस पर चर्चा होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान होगा, भारत पाकिस्तान होगा, धर्म आ जाएगा, इससे देश नहीं चलने वाला भाई। अगर हिंदू मुसलमान से 80 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनको भोजन दिया जाता है, अगर हिंदू मुसलमान से उनको रोज का भोजन मिल सकता है, तो मैं भी हिंदू मुसलमान करूंगा। सर, जिस वक्त आप भाजपा में थे, उस वक्त की भाजपा क्या ऐसी नहीं थी? देखिए, अटल जी की बात अलग थी, अडवाणी जी की बात अलग थी, जो मैंने देखी थी, उनकी बात अलग थी। और ऐसा नहीं है कि उस समय नहीं हुआ करता था, लेकिन उसको तूल नहीं दिया जाता था। जो लोग पीछे बैठे हुए अलग अलग संस्थाएं हैं जो लगी रहती हैं, उनका प्रयास तब भी था, आज भी है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब मुगल रहे तब हिंदू को खतरा नहीं था, जब गुलाम वंश रहा तो खतरा नहीं था, गुलाम वंश के बाद खिलजी आए तब खतरा नहीं था, तुगलक आए तब नहीं था, लोधी आए तब नहीं था, मुगल आए तब नहीं था, अंग्रेज आए तब नहीं था, कांग्रेस आई तब नहीं था। ऐसा क्या है कि जब से ये हिंदू पार्टी आई है तब से देश के हिंदुओं को खतरा हो गया? और क्या हम इतने कमजोर हैं कि बेशरम रंग के ऊपर हमारे धर्म वो हो जाएगा? क्या हमारे सनातन धर्म में सिखाया जाता है कि हम फेंक देंगे, शाहरुख खान को ये कर देंगे, उसको ऐसा करिए? तो हमारा धर्म नहीं है। बहुत सीधी सी बात है। मैं अपने देश के लिए खेला हूं, और जब मैं अपने देश के लिए खेलता हूं तो मेरे लिए देश, प्रांत, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन मायने नहीं रखता। मेरे लिए मेरा देश मायने रखता है। और उस विश्व कप टीम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब थे, और सबको अपना हिस्सा मांगने लगे, तो उस वर्ल्ड कप को 4 हिस्से में काटना पड़ेगा। सर, एक आपका परिचय ये भी है कि आप पूर्व बीजेपी नेता हैं, पूर्व कांग्रेस नेता हैं, और अब कांग्रेस के आगे तृणमूल जोड़े तो आप टीएमसी के नेता हैं। नहीं, कांग्रेस में तो मैं बहुत थोड़े समय के लिए रहा। ठीक है, ये काम करना चाहता था, काम करने का अवसर नहीं मिला, तो मैंने कहा कि भैया कहीं तो काम करने को मिलेगा। टीएमसी को सर स्थायी पता माने? बिल्कुल। आपने कहा भी है कि जब तक राजनीति में रहूंगा टीएमसी। हाँ, रहेंगे, यहीं रहेंगे। अब जहाँ भी है सेवा तो करनी, किसी तरीके से भी करो। तो सर, जब भाजपा में थे आप, एक हम लोग भी चर्चा कर रहे थे गाड़ी से आते समय कि उस वक्त क्या हुआ था, मतलब उस वक्त पार्टी ने आपको निलंबित किया था या आपने पार्टी छोड़ दी थी? मैं डीडीसीए में क्रिकेट खेलता था स्कूल टाइम से, 1969 10 साल का था, तब से वहाँ खेला। और कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन उसको छोटा करता हूँ। अरुण जेटली वहाँ आए
अध्यक्ष बने, मैंने उनसे कहा यहाँ पे 1982 में भी 82 में यहाँ पे सीबीआई की रेड हो चुकी है, बड़े बदमाश लोग हैं, संभल के रहना अरुण, हम समर्थन तो सब करेंगे। हमने समर्थन किया कि भाई यंग आदमी है, क्रिकेट के बड़ा शौकीन है, सब कुछ है। आने के 2-3 साल बाद में हेरा फेरियाँ चालू हुई, तो हम उनको बोलते थे अरुण बहुत हेरा फेरी हो रही है, देखो चिट्ठियाँ लिखी, बहुत कुछ किया, लेकिन उसका जवाब नहीं आया और वो हेरा फेरियाँ बहुत ज़्यादा हो गई। हमने पार्लियामेंट में प्रश्न पूछ दिया, कॉर्पोरेट मंत्रालय ने उसके ऊपर जांच बैठा दी। जो मैंने कहा 100% सही निकल गया। 400 करोड़ मैंने कहा था, मुझसे गलती हो गई क्योंकि वो 398 करोड़ का था, 2 करोड़ कम का। उसके लिए मैंने कहा कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अरुण जेटली वहां जाके लोगों को कहे कि भाई आप कीजिए, तो जो भाजपा में थे और जो संघ के रहे होंगे, उन्होंने कहा कि यह पार्टी से संबंधित नहीं है, ये तो एक निजी संस्था है, हमने तो किसी को बैठाया नहीं, वो वहां करता है करे, आप उनसे खुद निपटिए बुलाकर। तो इसमें अगर पार्टी का कोई मामला होता तो बात होती। फिर मैंने एक बार कोर्ट में केस आया इनका एमसीडी के साथ, डीडीसीए का, मैं खुद चला गया और जाकर मैंने अपने आप, डबल बेंच था उसके सामने दलील रख दी। आई आर्ग्यूड माई केस माई सेल्फ। और उसका मैं एक ही लाइन में बताता हूं जो मैंने कहा, बाकी तो कहा बहुत। मैंने कहा दे आर इलीगल स्क्वाटर्स ऑफ फिरोशा कोटला ग्राउंड। उस पर सब कुछ आ जाता है। इलीगल स्क्वाटर्स, अनाधिकृत रूप से बैठे हुए हैं। उन्होंने मेरी बात सुनी और कहा कीर्ति आजाद ऑल्सो के वर्ल्ड चैंपियन कीर्ति आजाद ऑल्सो पुट अप हिज व्यूज एंड वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट एन एडमिनिस्ट्रेटर शुड बी अपॉइंटेड इन डीडीसीए। तो वहां पे प्रशासनिक अधिकारी बैठा दिया गया और वो थे कौन? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस विक्रमजीत सेन। वो आए, उन्होंने करवाई, उसमें भी वही बात निकल गई। तो मैं गया, तब तक में बहुत कुछ बदल गया था। अमित शाह जी अध्यक्ष बन गए थे, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे, शुरुआत हो गई थी। हाँ, नरेंद्र मोदी से मेरे बड़े अच्छे संबंध थे। अमित शाह जी को मैं जानता नहीं था। उसी बात थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात थी। एक रामलाल जी हैं जो संगठन महामंत्री थे, उनकी पीठ सुनती है, मैं उनकी आज भी बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया और अमित शाह जी से बात हुई। मैं उनके सामने गया, मैंने कहा साहब ये कुछ है, ये देख लीजिए आप। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे जितने भी टॉप क्रिकेटर्स थे, आप नाम लीजिए, मोहिंदर अमरनाथ, मदन लाल, बिशन सिंह बेदी, मनिंदर सिंह, मनोज प्रभाकर, सभी मेरे साथ में थे। और ये था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है कीर्ति भाई आपको, आप करो। तो ये बात फैली, रामलाल जी से मिले, हम गए अमित शाह जी के पास जो अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा अरे आज तो सोमवार है, आपके रविवार को है ना, मैं उसके पहले बैठक करा दूंगा। मैंने कागज़ रख दिए, जितने भी दस्तावेज थे सरकारी, मेरे नहीं थे, सरकारी थे, और जस्टिस विक्रमजीत सेन की रिपोर्ट थी, मैंने वो रख दी और कहा कि साहब आप ये दिखवा लीजिए, अगर मैं गलत हूं तो भारतीय जनता पार्टी का जहाँ झंडा लगता है ना, वहाँ मुझे फांसी चढ़ा दीजिएगा, और अगर मैं सही हूं तो न्याय कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, मैं उसके पहले मीटिंग करा दूंगा। मैंने कहा यार अरुण जेटली से मेट करवा दी। हाँ हाँ मैं करा दूंगा। 1-2 दिन बात की, फिर कोई बात ही नहीं। फिर रविवार को जाना था, शनिवार की शाम को मेरी पत्नी को फ़ोन करके धमका दिया। जेटली जी के ऑफिस ने, मेरी पत्नी घबरा गई। मेरा बेटा सिंगापुर में था, काम करता है। तो सुबह मैंने एक एल्प्रेक्स दिया अपनी वाइफ को, करके मैं चला गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। उसके बाद इन्होंने मुझे निकाल दिया कि मैंने पार्टी विरोधी गतिविधि की है। मुझे आज तक किसी ने ये बताया नहीं कि एक निजी संस्था, हम दोनों एक ही पार्टी के हैं, एक निजी संस्था का मैं अध्यक्ष हूँ, तुम सदस्य हो या मेंबर हो या कोई हो, अगर मेरे पे प्रश्न उठा दिया तुमने कि मेरे संस्था में चोरी हो रही है, तो उसके लिए तुम्हें सस्पेंड करना चाहिए क्या? पार्टी क्यों सस्पेंड करेगी? पार्टी का तो मामला नहीं है। तो पार्टी ने क्या ये अपने ऊपर ले लिया कि हाँ अरुण जेटली पार्टी है और पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है, तभी मुझे सस्पेंड किया गया, निलंबित कर दिया तो कर दिया। सोचा मैं हाथ जोड़ते हुए आ जाऊंगा। मेरे को 1-2 बार बीच में कहा भी, मैंने कहा भैया जांच कराने की बात कर तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन अब नहीं। अब सर आप ये तब की बात है। अब आप टीएमसी में हैं और ये पार्टी जो है, आपके एक ट्वीट पर आजकल बवाल मचा हुआ है। तो जिस पार्टी में आप हैं टीएमसी में, तो टीएमसी ने एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि आपने जो कुछ भी ट्वीट किया उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, हम आदिवासी वेशभूषा का सम्मान करते हैं। क्या आपकी पार्टी भी आपको नहीं समझ पाई इस ट्वीट के मामले में? क्या होता है, बद से बदनाम बुरा होता है, बद से बदनाम बुरा। परिस्थिति बड़ी सीधी सी है। मैं एक मिथिला का रहने वाला हूं। मैं जब अपने मैथिल परिधान, मेरा पाग है, मेरा दोपटा है, मेरी चादर है, मेरी मखाना की माला है, अगर मैं उसके ऊपर गर्व महसूस करता हूं, उसी प्रकार देश की जितनी भी अलग अलग
जनजातियां हैं, संस्कृति है, परिधान है, सबका सम्मान करता हूं। मुझे क्या किसी काले कुत्ते ने काटा है जो मैं जाकर किसी परिधान का अपमान करूंगा? परिधान न नर होता है न नारी। अगर नर ने पहना तो कहते पहना हुआ है, नारी ने पहना तो पहनी हुई है, वस्त्र का नहीं होता। अब वस्त्र वहां पे मोदी जी ने पहना और वही वस्त्र बिक रहा है, वही वस्त्र, वही सुंदर वस्त्र बिक रहा है, ट्रेडिशनल वस्त्र है, इसमें कोई नहीं है। तो मैंने उसमें लिखा, वस्त्र के लिए लिखा, न ये नर है न है नारी। और बाकी तो सभी जानते हैं कि मोदी जी को कपड़ा पहनने का शौक है, तो मेरे लिए ये हैं फैशन के पुजारी। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा जी, अब उनके बारे में क्या कहूं, साथ साथ तो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, मुख्य आरोपी हैं लुइस बर्गर केस में। लोग तो जब घर में दुश्मन आता है तो उसको भी आदमी पानी पिलाता है कि अरे घर में आया है कोई तो उसको पानी पिलाना चाहिए। उन्होंने वाटर स्कैम किया हुआ है। ये वॉशिंग मशीन में ऐसा गया कि सफेद कपड़ा निकल गया, दूसरा शारदा वाला कहता है कि साहब इसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों? क्योंकि मैं भी शारदा चिट कैम्प में मेरा भी नाम है और इसका भी नाम है। सर, आपके इस ट्वीट पे टीएमसी कोई ट्वीट ना करते तो अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए कि मुझे इस बयान से कोई मतलब नहीं। मैंने आपसे कहा बद से बदनाम बुरा, एक परसेप्शन बना देते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा ने ये परसेप्शन बनाया, पार्टी भी उससे बच गई। अब चुनाव है आगे, तो हेमंत बिश्व शर्मा को मालूम है कि टीएमसी जीतेगी इस बार मेघालय, उसने बात का बतंगड़ बनाया। लेकिन सर, ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ेगी, ट्वीट को डिलीट करना पड़ा? आप भी जानते हैं बल्ले से निकला हुआ रन वापस नहीं आता। तो लेकिन कई बार बल्ला मारो, शॉट अच्छा लो रहती है, उसको कैच पकड़ लेता आदमी। अच्छा, जो मालूम मुझे चौका हो जाएगा। तो ये लो थी? तो लो नहीं थी। अब इस विषय के ऊपर मैं क्या कह सकता हूँ। जब लोग नहीं, डिलीट मैं इसलिए बता देता हूँ कि जब हेमंत बिश्व शर्मा जैसे लोग कलयुग में, आजकल कलयुग चल रहा है ना, साम दाम दंड भेद शुरू हो गया था द्वापर में, ये कलयुग चल रहा है। तो कलयुग में आज जो कलयुगी है वही आगे, सतयुग में सत्य चलता था, कलयुग में कलयुगी चलता है। एक बड़े मंत्री हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा कि ये बिहारी जो हैं जहाँ जाते हैं चाहते हैं कि वहाँ बिहार बना दिए, देश को बिहार बनाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, देश का ऐसा कौन सा कोना है जहां बिहारी नहीं है? वो तो महाराष्ट्र से आते हैं। बंबई में बताइए, पूना में बताइए, नासिक में बताइए, जितने बड़े शहर हैं कहां बिहारी नहीं है। आप गुजरात चले जाइए, सूरत में जितने भी हीरे को तराशने वाले हैं 4 लाख के लोग वहां हैं। किससे? अहमदाबाद चले जाइए, राजकोट चले जाइए, पंजाब में जाइए, हरियाणा में जाइए, नीचे दक्षिण में जाइए, बिहारी तो सब जगह है, मेहनत करते हैं और कमाते हैं। ये तो हर बिहारी का अपमान हुआ। बिल्कुल। तो इस प्रकार से बोलना यह एक तुच्छ सोच है, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है, डेवलप्ड है, हमें खुशी है, हम चाहते हैं कि हम भी महाराष्ट्र की तरह डेवलप हों बिहार में, लेकिन यह इनकी तुच्छ मानसिकता है। सर, राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, वो कह रहे हैं कि हम नफरतों को मिटाने निकले हैं। क्या ये वाकई में यात्रा उसी मकसद से है या फिर कोई राजनीतिक यात्रा है? आपको क्या लगता है? देखिए, हर राजनीतिक पार्टी को अपनी ओर से देश के हित में काम करने का पूरा अधिकार है, उसको कोई नहीं रोक सकता। यदि हम ये कहते हैं कि विदेश नीति में हम सरकार और सत्ता के साथ हैं, क्योंकि वो देश से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन देश के अंदर जो चीजें हो रही हैं उसके ऊपर मुझे विरोध करने का मुझे पूरा अधिकार है। ऐसा तो नहीं कि मुझे अधिकार नहीं है। तो वो भारत जोड़ो यात्रा से अपनी ओर से कहना चाह रहे हैं कि हम सभी एक हैं, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जो भी कोई अगर भारतीय जनता पार्टी को अच्छा काम करेगी तो हम उनको शुभकामना देंगे, लेकिन इस सरकार के आने के बाद इनके सांसदों की भाषा सुन लीजिए। ये कह देना कि गांधी तो पुराने फादर ऑफ द नेशन थे, अभी न्यू फादर ऑफ द नेशन नरेंद्र मोदी हैं। सर, जेडीयू के सिद्दीकी साहब ने कल कहा कि मैंने अपने बेटे को कह दिया कि आप जहां हो वहीं रहो, बाहर ही रहो, वहीं का नागरिकता भी ले लो, यहाँ नफरत का माहौल है। क्या आप ये भी एक्सट्रीम है। केवल 35 से 36% लोग टोटल हिंदुस्तान में वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, 65% उनके विरोध में है। 35% पे आप ये कहते हैं कि आपको वापस नहीं आना चाहिए, तो फिर आपसे बड़ा डरपोक कौन है? कमाल की बात है। बंगाल में दीदी ओ दीदी हुआ, अरे ये तो मुसलमान की पार्टी है, मुसलमान की पार्टी, मुसलमान 25% है।
75% हिंदू हैं। हिंदू वाली पार्टी गई बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी को 19% वोट मिला टोटल। 75% जो हिंदू थे उसमें 19% मिला, और ममता बनर्जी को 49.9 यानी 50% वोट मिला, 50%। अब हिंदूवादी पार्टी है, 19% रह गई। सर, आप बिहार से सांसद रह चुके हैं, ससुराल से आपको खूब प्यार मिला, तो सर एक्चुअली मेरी पुरखों की जमीन भी है वो। हाँ, तो आपने सर वहाँ के लोगों से वादा किया होगा कि भाई ताउम्र हम तुम्हारा साथ देंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। टीएमसी बिहार की पार्टी नहीं है, तो अब उनका साथ कैसे देते हैं, ज़रूरत के समय उनके साथ कैसे खड़े रहते हैं? मैं हर महीने रहता हूँ 10 से 12 दिन दरभंगा। बिल्कुल, दरभंगा 10 से 12 दिन हम वहाँ जाते हैं। 30 दिन 12 दिन वहाँ रहते हैं? हाँ, उससे मेरा घर है वहाँ। हाँ। स्टाफ है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है। लोगों का इतना प्यार है, जाते हैं देहात में और खाना पीना खाते हैं, वहीं दोपहर को सो जाते हैं, शाम को निकलते हैं, रात को वापस आते हैं। किसी को अस्पताल जाना हो, किसी को रेलवे का टिकट चाहिए हो, देखिए कीर्ति आज़ाद तो कीर्ति आज़ाद रहेगा ना, एमपी रहे ना रहे, क्रिकेटर तो क्रिकेटर रहेगा ना। आज भी इतनी तो चलती है रेलवे में, आज भी चलता है इतना ऑल इंडिया में कि अगर किसी को बहुत गंभीर रूप से कोई बीमार है, समस्या है, बोल देते हैं तो आदमी कर देते हैं। मैंने अच्छा संबंध सबसे बना के रखा है, संबंध बना रहना बहुत आवश्यक है। सर, आने वाले चुनावों को लेकर, जो अब आगामी चुनाव हैं, उसको लेकर टीएमसी की क्या रणनीति है? रणनीति तो वही है कि हमें जीतना है, अपना भी जीतेंगे, और जहाँ जिसको बाहर समर्थन करना है उनको समर्थन करेंगे। एकता बने विपक्ष में, इसका प्रयास शुरू से ही हो रहा है, और एकता बनेंगे, एक साथ होंगे। अगर वोट नहीं बटेंगे, जैसे गुजरात में बट गए, हालांकि कह रहे हैं कि उनको 53% आया है, लेकिन अगर आप उसकी पूरी समीक्षा करें तो आप देखेंगे 53% नहीं आते। परिस्थितियां ऐसी बनाई गई कि मोरबी जैसी जगह पे जहां 150 लोग से ऊपर मारे गए, जैसे बच्चे थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, बूढ़े थे, उसके बावजूद मोरबी जीत गए। तो आप समझ ही सकते हैं। सर, उस मैच का किस्सा सुनना चाहूंगा जो पाकिस्तान के साथ हुआ था वर्ल्ड कप के बाद। अरे कुछ नहीं, वो पहला मैच था, वो भी पाकिस्तान के विरुद्ध था, वो भी पहला डे नाइट गेम था, और 60 ओवर का मैच था, लाइट बीच में चली गई तो 50 ओवर हो गया। 50 ओवर होने के बाद उन्होंने 197 पे 3 बनाए, तीनों विकेट मैंने लिए, और जब मैं खेलने के लिए गया तो 75 पे 5 हो गए थे, और फिर 2 विकेट और गिर गए, 97 पे 7 हो गए, और 100 रन बनाने थे, और 11 ओवर बनाने थे। उस ज़माने में मतलब 4 रन 5 रन प्रति ओवर बहुत बड़ा माना जाता था। अब तो 10-10 12-12 बन जाते हैं एक ओवर में, 25-25 तक बन जाते हैं। तो उसमें फिर मदन लाल जी और हमने चालू किया, तो मुझे बोला कि भाई तेरे पास, मदीपा ने कहा कि तेरे पास यही मौका है, बन जा, टेप मार, तू हाथी है, तेरे को अपनी ताकत नहीं मालूम। मैं कहा ठीक है साहब। मैंने मारना शुरू किया, 4 छक्के ठोके, 5 चौका ठोका, 71 रन बना दिया। लास्ट बॉल, लास्ट ओवर, लास्ट विकेट थी, और ज़ाहिर अब्बास ने गेंद की कट करके चौका मार दिया। तो मेरे ज़िंदगी में कहा जाए तो वह एक व्यक्तिगत बहुत अच्छा था। दूसरा सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का, ये 2 मेरे लिए बड़े अच्छे थे। लेकिन विश्व कप से बढ़िया, कितनी भी बढ़िया तुमने व्यक्तिगत परफॉर्मेंस की हो, लेकिन जहां देश आगे आता है ना, वहां कुछ नहीं है। तो ये थे कीर्ति आज़ाद, जिनसे तमाम मुद्दों पे हमने बातचीत की, बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिए। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए आप ABP लाइव।